Good morning, students. Today we discuss the last topic of the life process chapter, that is excretion in plants. प्लांट्स के एक्सक्रीशन के लिए कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आने वाली हमें, क्योंकि इसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होती। प्लांट्स के अंदर ये स्टिल बॉडी है, इसलिए इसमें ज़्यादा वेस्टेज वाला प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी बड़ी बात, दे आर डूइंग फोटोसिंथेसिस, यानी कि ये अपना खाना खुद ही बनाते हैं, तो इसलिए भी ये बनाते ही वही चीज़ हैं जो इनके काम की होती है। अब इनकी वेस्ट प्रोडक्ट जो भी होंगी वो एक्चुअल में कैसे रिमूव होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट इसका वेस्ट प्रोडक्ट है ऑक्सीजन। हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट है, बट प्लांट्स के लिए ये वेस्ट प्रोडक्ट है। प्लांट्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड इम्पॉर्टेंट है, जिससे वो सांस लेते हैं। तो ऑक्सीजन उनके लिए वेस्ट है। तो ये डिफ्यूज़न प्रोसेस से, जो हमने 9th में किया था, हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में मूवमेंट जो होता है, तो ऑक्सीजन ये डिफ्यूज़न प्रोसेस से रिमूव कर देते हैं अपने अंदर से। जो इनके अंदर टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह होते हैं वो डेड टिश्यूज़ के अंदर और इनके पत्तों के अंदर आ जाते हैं। जब आप देखते हो ना पेड़ों के पत्ते झड़ने शुरू हो जाते हैं, दैट मीन्स विल्टिंग ऑफ लीव्स। वो विल्टिंग ऑफ लीव्स यही है कि धीरे धीरे उन टिश्यूज़ में वेस्ट मटेरियल स्टोर होता रहता है और धीरे धीरे वो पत्ते फिर 6-7 महीनों के बाद झड़ने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वेस्ट मटेरियल वहाँ स्टोर होता रहता है। कुछ वेस्ट मटेरियल के अंदर आता है लैक्टेक्स, गम्स, एसेंशियल ऑयल्स वगैरह जो होते हैं। पेड़ों में आपने देखा होगा इनके स्टेम वगैरह से रिश्ता रहता है लिक्विड, वो रबड़ वगैरह, जेम्स वगैरह, गम्स वगैरह जो होते हैं वो रिलीज़ होते रहते हैं। ये भी उनके अंदर टिश्यू और ग्लैंड्स के अंदर स्टोर होते रहते हैं। पेड़ों के लिए ये वेस्ट प्रोडक्ट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, पर पेड़ों के लिए ये वेस्ट प्रोडक्ट की फॉर्म है। तो प्लांट्स के अंदर इतनी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, वो एक्सक्रीशन बड़े ईजी वे से कर लेते हैं। फिर आता है इसमें अब डायलिसिस सिस्टम। जो डायलिसिस सिस्टम है इंसानों के अंदर है, आपको येलो बॉक्स के अंदर एनसीईआरटी में दिया हुआ है डायलिसिस। डायलिसिस कब होता है? जब इंसान के अंदर 2 प्रॉब्लम आ जाएं। एक्चुअल में डायलिसिस कब करते हैं? जब किडनी का फेलियर होता है। किडनी का फेलियर होने पर या तो उसको ट्रांसप्लांट करवाओ, किसी फैमिली मेम्बर से डोनेट करवाओ किडनी, क्योंकि हर एक के अंदर लगभग 2 किडनीज होती हैं, तो एक वो दे देगा तो उसकी लाइफ चल सकती है। तो ये वाला प्रोसेस थोड़ा महंगा भी है और थोड़ी दिक्कत वाला भी है कि नॉर्मली डोनर नहीं मिलता। दूसरा है आर्टिफिशियल किडनी का, जो कि डॉक्टर्स की हेल्प से, हॉस्पिटल्स की हेल्प से डायलिसिस बोला जाता है, आर्टिफिशियल किडनी का काम करता है। क्या होता है इस सिस्टम के अंदर? ये नॉर्मल किडनी की तरह काम करेगा। इस प्रोसेस को डायलिसिस बोलते हैं। होता क्या है, जिसकी किडनीज़ में प्रॉब्लम है उसके ब्लड को क्या किया जाता है, इस डायलिसिस सिस्टम के अंदर डाला जाता है। जहाँ पर डायलिसिस सोल्यूशन होता है, उस सोल्यूशन के अंदर हेपरिन भी डाला जाता है। वो हेपरिन क्या करता है? अवॉइड करता है ब्लड की धक्के जमने में, क्लॉट जमने में। देखो, क्लॉट जमना बड़ी मुसीबत की बात हो जाती है। जिसको भी हार्ट अटैक होता है या हार्ट फेलियर होता है, दैट मीन्स उसके ब्लड के अंदर क्लॉट जम जाता है, इसीलिए हार्ट अटैक होता है। प्रॉब्लम आ जाती है वेन्स में, ब्लड का फ्लो ठीक ना हो, आर्टरीज में फ्लो ठीक ना हो। तो हेपरिन अवॉइड करता है क्लॉटिंग को। अब क्या करता है, जब वो फ्रेश होने के लिए ब्लड की एंट्री होती है इस सिस्टम के अंदर, जो ट्यूब है मेम्ब्रेन्स की बनी हुई, मेम्ब्रेन का मतलब झिल्लियों की बनी हुई। अब इन ट्यूब्स के थ्रू ब्लड जा रहा है, इस ब्लड को सिर्फ छानना जाता है। अब छानने के लिए जो मेम्ब्रेन है वो बहुत पतला है, उसमें से बिल्कुल ही पतली ही चीज़ निकल सकती है, जो कि यूरिया वगैरह होता है, एक्स्ट्रा सॉल्ट वगैरह होता है, टॉक्सिक मटेरियल जो हमारे इंसानों में होता है। जैसे आपको नॉर्मल किडनी के अंदर भी यही चीज़ बताई थी कि ये यूरिया वगैरह को निकालना होता है बेसिकली हमने। तो अब इसमें से छन्ना शुरू हो जाता है, जो बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं, यूरिया वगैरह, टॉक्सिक मटेरियल। क्योंकि ब्लड के अंदर बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी होती हैं, आरबीसी, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी। अगर वो भी निकल गई तो फ़ायदा ही क्या फिर डायलिसिस का? फिर तो हम वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। वो नहीं निकलती, क्योंकि मेम्ब्रेन के हिसाब से वो बड़े साइज़ की होती हैं, तो ये चीज़ें बड़ी होती हैं, ये पास नहीं हो पाती। बिल्कुल छोटी वाली जो यूरिया वगैरह होता है वो छनना शुरू हो जाता है और छन छन के यहाँ पहुँचना शुरू हो जाता है। ये वेस्ट इकट्ठा होता रहता है और यहाँ से ब्लड प्योर होकर, जिसमें सारा वेस्ट निकल जाएगा, वापिस से हमारे शरीर के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। फिर से ये साइकिल चलता है कि फ्रेश इधर से टॉक्सिक ब्लड आता है, वो प्योर होता है, प्योर होने के बाद वो अंदर चढ़ता रहता है। ये 3-4 घंटे का प्रोसेस होता है। सर्कुलेशन के बाद आपका ब्लड फिर से प्योर हो जाता है। अब ये कितने दिनों के बाद होता है डायलिसिस, ये डिपेंड करता है कि जो पेशेंट है वो गलत शलत अभी भी खाना रुका है या नहीं।
अगर अभी भी तली हुई चीज़ें, अभी भी टॉक्सिक चीज़ें, अभी भी ऐसी चीज़ें जो स्वाद के चक्करों में खाते हैं, डोसा, पास्ता, मैक्रोनीज, नूडल्स, तो उसको हर 2-4 दिन में दोबारा से करवाना पड़ेगा डायलिसिस। और ये सस्ता प्रोसेस नहीं है, महंगा प्रोसेस है, इसीलिए अवॉइड करनी चाहिए ये वाली चीज़ें। नॉर्मली जो जेन्युइन अगर रखे ख्याल अपना, तो 10-15 दिन के बाद इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो किडनी इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर ये नहीं करवाएगा डायलिसिस, फिर तो वो लाइफ ही हफ्ते की है, हफ्ते बाद उसकी डेथ हो जाएगी अगर डायलिसिस नहीं होगा। कोई अगर ये सोचे कि मेरी किडनी ख़राब होगी, अब से मैं खाना पीना अच्छा कर दूंगा, अब से ऐसी वैसी चीज़ें नहीं खाऊंगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। करवाना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि बॉडी में से टॉक्सिक मटेरियल निकालना ज़रूरी है और उसके लिए डायलिसिस है। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे।